दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्गीकरण पर एक नज़र डालेंगे और हमारा ध्यान खास तौर पर स्रोत सामग्री में विंडोज 10 के विवरण पर रहेगा। हाँ, और आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या स्रोत सामग्री के हिसाब से देखें तो विंडोज 10 को मुख्य रूप से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहना ठीक है, या फिर ये लेबल उसकी असल क्षमताओं को खास तौर पर नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाले जो पहलू हो सकते हैं उनको देखते हुए कुछ ज्यादा ही सरल बना देता है। बिल्कुल, एक नजरिया तो यही है कि विंडोज 10 का डिजाइन और जैसा उसे स्रोत में बताया गया है उसका इंटरफेस वगैरह वो उसे साफ तौर पर सिंगल यूजर कैटेगरी में डालता है। मेरा पक्ष यही रहेगा कि स्रोत के मुताबिक ये वर्गीकरण सही है। और मेरा मानना है कि ये नजरिया थोड़ा कह सकते हैं तंग है। मैं कहूंगा कि यह उन संकेतों को नजरअंदाज करता है जो स्रोत में ही मौजूद हैं और एक ज्यादा पेचीदा नेटवर्क सक्षम या शायद डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म की प्रकृति की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए अपनी अपनी बात रखते हैं। मेरी स्थिति ये है कि स्रोत सामग्री इस मामले में काफी स्पष्ट है। वो विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2015 में विकसित एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI आधारित सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बताती है। जिस तरह से स्रोत डेस्कटॉप आइकन्स जैसे यूजर फोल्डर, रिसाइकल बिन, टास्क बार और स्टार्ट मेनू का ब्यौरा देता है, वो पूरी तरह से एक अकेले यूजर के अनुभव और उसके काम करने की जगह पर केंद्रित है। ये सीधे सीधे सिंगल यूजर मॉडल का समर्थन करता है। स्रोत सामग्री अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों में फर्क भी बताती है, जैसे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग यानी एक समय में एक यूजर एक काम जैसे डॉस, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यानी एक यूजर एक साथ कई काम जैसे विंडोज 95, और मल्टी यूजर जैसे लिनक्स जहां कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। विंडोज 10 का जो विवरण है वो उसे साफ तौर पर मल्टी यूजर कैटेगरी से अलग रखता है और ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मॉडल के सबसे करीब लगता है, भले ही स्रोत उसे सिर्फ सिंगल यूजर कहता है। इसलिए स्रोत के शब्दों पर जाएं तो उसे सिंगल यूजर कहना उसके मुख्य डिजाइन और जिस तरह के इस्तेमाल के लिए उसे बनाया गया है उसके अनुरूप है। देखिए, मुझे लगता है ये वर्गीकरण अधूरा है। स्रोत सामग्री खुद ही कुछ ऐसे संकेत देती है जो इस सीधी सादी लेबलिंग पर सवाल उठाते हैं। हाँ, ये जरूर लिखा है कि विंडोज 10 सिंगल यूजर है, पॉज, लेकिन इस बात पर भी गौर कीजिए कि वही स्रोत डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में विंडोज बिना कोई संस्करण बताए पॉज उसको भी शामिल करता है। अब ये बात पॉज महत्वपूर्ण है। क्या ये विरोधाभास नहीं लगता? इसके अलावा विंडोज 10 डेस्कटॉप पर नेटवर्क आइकन का जिक्र है। क्या ये सिर्फ सजावट के लिए है? पॉज, मुझे नहीं लगता। ये उन अंदरूनी नेटवर्किंग क्षमताओं की ओर इशारा करता है जो एक सीधे साधे अलग थलग सिंगल यूजर सिस्टम की हदों से पॉज आगे जाती हैं। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर कई परत वाले और जटिल होते हैं। भले ही उसका इंटरफेस एक बार में एक यूजर के लिए बनाया गया हो, लेकिन उसका अंदरूनी ढांचा नेटवर्क कनेक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के सिद्धांतों को सपोर्ट कर सकता है। उसे सिर्फ सिंगल यूजर कह देना इन गहराइयों और संभावनाओं को अनदेखा करना है। मेरा मानना है कि वर्गीकरण सिस्टम की पूरी क्षमता को दिखाना चाहिए, न कि सिर्फ उसके सबसे आम या ऊपरी इस्तेमाल को। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्रोत के विशिष्ट विवरणों को पॉज थोड़ा कम आंक रही हैं और सामान्य बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्रोत का विंडोज 10 को साफ तौर पर सिंगल यूजर कहना उसकी पहचान का मुख्य हिस्सा है। वो मुख्य रूप से एक व्यक्ति द्वारा, एक बंदे द्वारा एक मशीन पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। डेस्कटॉप का अनुभव, वॉलपेपर, निजी आइकन्स जैसे यूजर फोल्डर, स्टार्ट मेन्यू, ये सब कुछ उसी एक यूजर के इर्द गिर्द घूमता है। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के उदाहरण में विंडोज के जिक्र की, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो विंडोज के सर्वर संस्करणों जैसे विंडोज सर्वर या फिर विंडोज प्लेटफॉर्म की सामान्य डिस्ट्रीब्यूटेड क्षमताओं जैसे नेटवर्क फाइल सिस्टम की बात कर रहा हो, न कि खास तौर पर उस एंड यूजर विंडोज 10 की जिसका विवरण स्रोत अलग से और सिंगल यूजर के तौर पर देता है। मानती हूँ कि स्रोत इस फर्क को साफ नहीं करता, लेकिन जब हम खास तौर पर विंडोज 10 का वर्गीकरण कर रही हैं तो उसके लिए दिए गए विशिष्ट लेबल पॉज यानी सिंगल यूजर पॉज को सामान्य श्रेणी विंडोज डिस्ट्रीब्यूटेड के तौर पर प्राथमिकता देनी चाहिए। विशिष्टता अक्सर सामान्यता से ज्यादा मायने रखती है ना? एक व्याख्या करके उस फर्क को स्थापित कर रही हैं कि वो शायद सर्वर एडिशन होगा। ये तो आपकी मान्यता हुई, स्रोत का स्पष्ट कथन नहीं।
स्रोत सामग्री में यह साफ नहीं बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाले उदाहरण में कौन सा विंडोज है। तो फिर हम कैसे मान लें कि वो एंड यूजर विंडोज 10 नहीं हो सकता? नेटवर्क आइकन की मौजूदगी, जिसे स्रोत खुद डेस्कटॉप के एक अहम हिस्से के तौर पर गिनता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रूप में विंडोज का सामान्य जिक्र, ये दोनों मिलकर यही बताते हैं कि विंडोज 10 में ऐसी क्षमताएं अंदरूनी तौर पर मौजूद हैं जो उसे सिर्फ सिंगल यूजर की परिभाषा से कहीं ज्यादा जटिल बनाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, और ये वर्गीकरण का मूल मुद्दा है, कि क्या वर्गीकरण सिर्फ प्राथमिक इंटरफेस और इरादे पर आधारित होना चाहिए या अंदरूनी बनावट और संभावित क्षमताओं पर भी? स्रोत जब दूसरे ओएस प्रकारों जैसे रियल टाइम, मल्टी यूजर, इनको लिस्ट करता है तो वो उनकी कोर कार्यक्षमता के आधार पर करता दिखता है, ना कि सिर्फ इंटरफेस के आधार पर। तो विंडोज 10 के लिए सिर्फ इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित करना, क्या ये स्रोत के बाकी वर्गीकरण के तर्क के थोड़ा विपरीत नहीं जाता? हाँ, ये सवाल जायज है कि वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि स्रोत विंडोज 10 को विशेष रूप से एक GUI आधारित OS के रूप में उजागर करता है। और ये GUI, जैसा कि स्रोत वर्णन करता है, डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, ये सब स्पष्ट रूप से एक अकेले उपयोगकर्ता के इंटरैक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्या ये चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान और उसके उपयोग के तरीके को परिभाषित नहीं करती? मेरे विचार में वर्गीकरण के लिए उपयोगकर्ता का सामना करने वाला इंटरफेस और अनुभव प्राथमिक कारक होना चाहिए, खासकर जब स्रोत इसे इसी तरह प्रस्तुत कर रहा है। स्रोत CUI जैसे DOS और GUI जैसे विंडोज के बीच फर्क करता है। ये दिखाता है कि इंटरफेस उसके लिए एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण बिंदु है। जहां तक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग क्षमताओं की बात है, जैसा कि विंडोज 95 के उदाहरण से पता चलता है, एक यूजर कई काम एक साथ, वो क्षमता तो है, लेकिन स्रोत ने फिर भी विंडोज 10 को सिर्फ सिंगल यूजर कहा। ये शायद इस बात पर जोर देता है कि यूजर इंटरैक्शन मॉडल, मतलब एक समय में एक सक्रिय लोकल यूजर, वो मल्टीटास्किंग क्षमता से ज्यादा परिभाषित करने वाला है। माफ कीजिएगा, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि GUI ही सब कुछ है। GUI तो ऑपरेटिंग सिस्टम का चेहरा है, ऊपरी परत है। असली ताकत और प्रकृति तो उसकी कोर क्षमताओं में होती है। विंडोज 10, जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि नेटवर्क आइकन और डिस्ट्रीब्यूटेड श्रेणी में विंडोज का जिक्र इशारा करता है, नेटवर्क पर दूसरी मशीनों से बात कर सकता है, बैकग्राउंड में कई नेटवर्क आधारित सेवाएं चला सकता है जैसे अपडेट्स, फाइल शेयरिंग सर्विसेज वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तत्वों को शामिल कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि नेटवर्क आइकन का स्रोत में उल्लेख सिर्फ जानकारी देना है, उसका सिस्टम की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं? इसे केवल GUI के आधार पर सिंगल यूजर कहना इसकी तकनीकी गहराई और वास्तविक क्षमताओं को बहुत कम आंकना है। हाँ, स्रोत CUI और GUI में फर्क बताता है, लेकिन क्या ये वर्गीकरण की पूरी कहानी है? ये तो सिर्फ इंटरफेस का प्रकार हुआ ना, न कि सिस्टम की समग्र वास्तुकला या क्षमता का पूर्ण वर्गीकरण। अगर कोई सिस्टम नेटवर्क पर रिसोर्स शेयर कर सकता है, तो क्या वो पूरी तरह से सिंगल यूजर की पारंपरिक परिभाषा में फिट बैठता है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, अगर हम सख्ती से स्रोत सामग्री के शब्दों पर ही टिके रहें, तो विंडोज 10 के लिए दिया गया विशिष्ट लेबल सिंगल यूजर है। ये सीधा और स्पष्ट लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाला उल्लेख, जैसा मैंने पहले कहा, एक सामान्य संदर्भ हो सकता है, या शायद वो विंडोज के पूरे इकोसिस्टम पर लागू होता हो, न कि विशेष रूप से विंडोज 10 क्लाइंट OS पर। हो सकता है स्रोत थोड़ा विरोधाभासी लगे, लेकिन जब एक विशिष्ट चीज यानी विंडोज 10 के लिए एक स्पष्ट लेबल दिया गया हो, तो क्या हमें उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सामान्य श्रेणियों में संभावित अस्पष्टताओं से परेशान हो? तर्क तो यही कहता है कि दिए गए विशिष्ट विवरण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर स्रोत लेखक विंडोज 10 को नेटवर्क सक्षम या डिस्ट्रीब्यूटेड मानती, तो क्या वो स्पष्ट रूप से सिंगल यूजर लिखती? शायद नहीं। मुझे लगता है कि आप स्रोत में मौजूद तनाव और अस्पष्टता को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्रोत में विंडोज के दो अलग अलग संदर्भ, एक विंडोज 10 के रूप में खास तौर पर सिंगल यूजर और दूसरा विंडोज सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड के उदाहरण के तौर पर। यही तो पॉज इस बात का सबूत है कि वर्गीकरण सीधा नहीं है। ये संभावित विरोधाभास या अस्पष्टता खुद ये दिखाती है कि सिंगल यूजर लेबल शायद पूरी कहानी नहीं कहता है। यह हमें मजबूर करता है कि हम सिस्टम की बहुआयामी प्रकृति पर विचार करें। इसे सिर्फ एक लेबल तक सीमित कर देना, स्रोत द्वारा दी गई जानकारी की जटिलता को पॉज अनदेखा करना होगा। नेटवर्क आइकन सिर्फ एक तस्वीर नहीं है,
वो एक कार्यक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जो सिंगल यूजर परिभाषा को सीधी चुनौती देती है। उसे नजरअंदाज करना कैसे सही हो सकता है? क्या स्रोत में उसका जिक्र बिना किसी कारण के है? ऐसा तो नहीं हो सकता। हैं और शायद स्रोत पूरी तरह सुसंगत नहीं है। लेकिन इस चर्चा से ये भी साफ है कि स्रोत सामग्री विंडोज 10 के विशिष्ट विवरणों पर बहुत ज्यादा जोर देती है, खासकर उसके उपयोगिता इंटरफेस और डेस्कटॉप घटकों पर। इन विवरणों को देखते हुए सिंगल यूजर वर्गीकरण कम से कम स्रोत के नजरिए से उसके प्राथमिक उद्देश्य और डिजाइन को दर्शाता है, यानी एक समय में एक उपयोगकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग अनुभव प्रदान करना। नेटवर्क क्षमताएं हाँ सहायक हो सकती हैं, लेकिन स्रोत का मुख्य जोर स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अनुभव पर है। शायद स्रोत के लिए यही विंडोज 10 की परिभाषित विशेषता है। और यहाँ एक और पहलू है जिस पर हमने अभी तक शायद ठीक से बात नहीं की। स्रोत सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग डॉस और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग Win95 में फर्क करता है। विंडोज 10 स्पष्ट रूप से मल्टीटास्किंग है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर स्रोत इसे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग कहना चाहता तो कह सकता था, जैसा उसने Win95 के लिए किया, लेकिन उसने सिर्फ सिंगल यूजर कहा। क्या इसका मतलब ये है कि वो मल्टीटास्किंग को कम महत्वपूर्ण मान रहा है, या ये सिर्फ एक अधूरा लेबल है? अगर ये सिर्फ सिंगल यूजर है तो क्या ये डॉस जैसा सिंगल टास्किंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लेबल सिंगल यूजर अपने आप में भी स्रोत के अपने ही दूसरे वर्गीकरणों के सामने थोड़ा अधूरा लगता है। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि ये लेबल विंडोज 10 की पूरी प्रकृति को नहीं पकड़ता। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, ये बात सही है। हो सकता है स्रोत का लेखक ये मानकर चल रहा हो कि विंडोज 10 जैसी आधुनिक GUI आधारित OS में मल्टीटास्किंग तो पॉज खैर होती ही है, उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं। शायद उनके लिए मुख्य अंतर सिंगल यूजर बनाम मल्टी यूजर जैसे लिनक्स ही था और वो उसी पर जोर देना चाहते थे। तो सिंगल यूजर कहना एक तरह से सिंगल यूजर और हाँ जाहिर है मल्टीटास्किंग का शॉर्ट हैंड हो। ये भी एक संभावित व्याख्या है जो स्रोत के शब्दों के साथ चलती है, भले ही थोड़ी व्याख्या की जरूरत पड़े। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या जरूर है, लेकिन ये भी मानती है कि हमें स्रोत के लिखे हुए से आगे जाकर उसका मतलब निकालना पड़ रहा है। मेरा मुख्य बिंदु यही है कि सीधे सीधे लिखा हुआ टेक्स्ट विंडोज 10 इज इक्वल टू सिंगल यूजर, विंडोज इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड का उदाहरण, डेस्कटॉप पर नेटवर्क आइकॉन का जिक्र और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग श्रेणी का अस्तित्व, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां सिंगल यूजर लेबल विंडोज 10 के लिए पॉज अपर्याप्त या कम से कम अस्पष्ट लगता है। ये सिस्टम की उस जटिलता को नहीं दिखाता जो स्रोत के अपने ही संकेतों से उभरती है। मैं मानती हूँ कि वर्गीकरण में हमेशा व्याख्या की गुंजाइश रहती है, खासकर जब स्रोत सामग्री में संभावित अस्पष्टताएं हों। हमारी चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है। फिर भी अगर मुझे स्रोत के सबसे प्रत्यक्ष और विशिष्ट कथन पर टिके रहना हो तो विंडोज 10 के लिए दिया गया लेबल सिंगल यूजर है और स्रोत में GUI और डेस्कटॉप अनुभव पर जो जोर दिया गया है उसे देखते हुए ये वर्गीकरण उसके प्राथमिक इंटरैक्शन मॉडल और इच्छित उपयोग को दर्शाता है। जबकि मैं मानता हूं कि प्राथमिक उपयोगकर्ता इंटरफेस महत्वपूर्ण है, प्रस्तुत स्रोत में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रूप में विंडोज का उल्लेख, नेटवर्क आइकन का जिक्र और मल्टीटास्किंग पहलू पर संभावित अस्पष्टता, ये सब मिलकर बताते हैं कि केवल सिंगल यूजर वर्गीकरण विंडोज 10 की पूरी तस्वीर पेश करने में शायद नाकाफी है। ये एक ज्यादा जटिल अंदरूनी संरचना और क्षमताओं की ओर इशारा करता है जो इस सरल लेबल से परे जाती हैं। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद यह वर्गीकरण बहुत सरलीकृत है। तो अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण, जैसा कि स्रोत सामग्री में दिखाया गया है, कोई सीधा साधा मामला नहीं है। विंडोज 10 जैसी प्रणालियों की प्रकृति को अलग अलग नजरियों से देखना महत्वपूर्ण है और ये स्रोत हमें ऐसा करने के लिए सामग्री देता है, भले ही वो थोड़ी उलझी हुई क्यों ना हो। बिल्कुल, और ये चर्चा दिखाती है कि कैसे एक ही जानकारी के आधार पर अलग अलग लेकिन तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन बातों पर ज्यादा जोर देते हैं। क्या आप स्पष्ट लेबल और इंटरफेस विवरण को प्राथमिकता देते हैं या आप अंदरूनी क्षमताओं के संकेतों और संभावित विरोधाभासों को ज्यादा महत्व देते हैं? ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की जटिलता पारंपरिक वर्गीकरणों को चुनौती देती है
और निश्चित रूप से इस स्रोत सामग्री में ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया को समझने और तलाशने के लिए और भी बहुत कुछ है।